नमस्कार प्यारे साथियों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रथम सिंह। तो प्यारे मित्रों, अपन जो है प्रीवियस ईयर पेपर पर बात कर रहे हैं और पटवारी के जो इससे पहले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे मित्रों देखो कितने आसान है सारे क्वेश्चंस। कब तब जब अपनी समझ विकसित हो जाए। बिना समझ के अगर आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यानी फॉर्मूलाज के माध्यम से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहेंगे तो प्यारे मित्रों कभी आपके लिए मैथ आसान नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपको मैथ और रीजनिंग का सीधा सा फंडा है, आपको अपनी समझ को पैना करना होगा, यानी बेस में जाकर के उसको समझना होगा। उसके बाद में आपको किसी प्रकार का कोई सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई ट्रिक याद करने की आवश्यकता है। अब आप इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाती है, ये अपना लो वो अपना लो। प्यारे मित्रों ट्रिक्स आपको याद नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो अब देखो ये कितना आसान है। अगर अपनी समझ बहुत अच्छी है ना तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह है पटवारी एग्जाम 2016 में पूछा गया। ठीक है, पटवारी 2016 का जो मेंस एग्जाम था, 26 दिसंबर 2016 को जो एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था। चलिए अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक दूधिया यानी जो दूध बेचने वाला बेईमानी से नाप कर 20% दूध अधिक लेता है। एक दूध बेचने वाला है, वो बेईमानी करता है। क्या बेईमानी करता है? पहली बेईमानी तो ये करता है कि वो नापते समय 20% दूध ज्यादा लेता है। जहां से भी वो दूध खरीदता है, यानी भैंस वाले से खरीदता होगा, उसके पास जाके खरीदता होगा, तो उससे वहां नालायकी कर लेता है, 20% दूध एक्स्ट्रा लेके आता है और 25% पानी मिलाकर बेचता है। ये लो, देखो दो बार नालायकी कर रहा है, इसका मतलब महानालायक है। नालायक नहीं, क्या है? महानालायक। दूध खरीदते समय वो 20% एक्स्ट्रा ले आता है दूध गलत नाप के। बेचते समय क्या करता है कि पहले ही वो उसमें 25% पानी मिला लेता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? प्यारे मित्रों 9% यानी कि 99% लोग इसका आंसर गलत देते हैं। अब अपन को सोचना कैसे है, कैसे किया जाए, तो देखें आप इसका सॉल्यूशन। जस्ट यू सपोज दैट 100 रुपए का माल खरीदता है। कितने का माल खरीदता है? 100 रुपए का माल खरीदता है। ₹100 का माल खरीदता है प्यारे मित्रों, उसमें 20% की बेईमानी करता है। 20% बेईमानी। एक बात बताओ, 100 रुपए का माल लेता है, वहां पर 20% एक्स्ट्रा तोलता है, तो 100 रुपए का 20% कितना होता है? 20 रुपीस। ये सुनो, इसका मतलब वो 120 रुपए का माल लेता है। 100 रुपए का माल था, उसने 20% ज्यादा तोल लिया, यानी कि 100 रुपए का जो माल है उसकी जगह उसने 120 रुपए का ले लिया, जबकि पेमेंट कितना चुकाया? 100 रुपए। समझ पा रहे ना? पेमेंट तो 100 रुपए ही चुकाया है, लेकिन 20% की बेईमानी की तो 120 रुपए का माल लेके आया। अब अगले वाले को पता नहीं है कि उसने 120 का माल लिया है, उसको तो 100 रुपए पकड़ा है, लेकिन माल कितना लेके आया? 120 का। अब उसके पास 120 रुपए का माल है। अब 120 रुपए के माल में 20% पानी मिलाता है, नहीं 25% पानी मिलाता है। अब एक बात बताओ, पानी मिलाया 25%, तो 120 रुपए का माल है। अब इसका 25% पानी, इसका 25% का मतलब हो गया 12 दूनी 24 रुपये का उसने क्या कर दिया? फिर मतलब 24 नहीं होगा, इसका पानी मिलाया उसने 25%, तो ये हो गया आपका 30 रुपए का। 30 रुपए का उसने मतलब पानी मिला दिया। तो अब उसके पास जो मैटर हो रहा है वो हो रहा है 150 रुपए का। कितने का हो रहा है? 150 रुपये का। अब सोचो कितनी बड़ी बेईमानी की, चुका के कितना आया है? मात्र 100 रुपए। 100 रुपए का उसने पेमेंट किया है, उस समय उसने 25% ज्यादा लिया, यानी 20 रुपए का माल ज्यादा लेकर के घर पे लेके आया 120 रुपए का माल, लेकिन घर आकर के भी वो वापस बेईमानी करता है। 120 रुपए के माल में 25% पानी मिलाता है। 120 का 25% का मतलब होता है 30 रुपए का उसने पानी मिलाया। 30 रुपए का पानी मिलाया, इसका मतलब उसका माल बन गया 150 रुपए का। अब सोचो, वो पेमेंट तो करके आया 100 रुपए का और माल बेच रहा है 150 रुपए का। अच्छा, तो उसको क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। बोलो कितना हुआ? उसको 50 रुपये का लाभ हुआ। 50 रुपए का लाभ हुआ।
आपको पता करना है लाभ का परसेंट। एक बात बताओ, 50 रुपए का लाभ किस पर हुआ है? 50 रुपए का लाभ हुआ है 100 रुपए पर, इंटू 100, 100 नहीं 50% उसको प्रॉफिट हो गया। 100 कैंसिल हो गया भाई। उसने धन तो कितना निवेश किया है, 100 रुपए का तो धंधा किया उसने। 100 रुपए की जगह 150 प्राप्त किए हैं, यानी 50 रुपए कमाए। 50 रुपए की कमाई किस निवेश पर हुई है? 100 रुपए पर। तो 50 का परसेंट 100 पर निकलेगा, तो 50% उसने कमाया है। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बहुत आसान सी बात है। अब एग्जाम में आपको कैसे करना है सुनिए। अब देखो, आपको इतना सोचने की आवश्यकता ही नहीं। अगर मुझे इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना हो तो मैं ऐसे करूंगा, क्या किया उसने, 20% तो माल अधिक तोला है, बेईमानी वहां कर ली ना, तोलने में, नापने में, और घर आकर के 25% का पानी मिला दिया। मैं सीधा यूं सोचूंगा, सोचो कि 100 रुपए का माल था, उसने 20% एक्स्ट्रा तोला, ले लिया, है ना, तो इसका मतलब 120 रुपए का माल लिया। 120 रुपए के माल में उसने क्या किया, 25% पानी मिलाया, तो 120 का 25% होता है 30 रुपए का। 30 रुपए का पानी मिलाया, इसका मतलब 100 का माल उसने 150 का कर दिया। 50 रुपए की इनकम हुई, किस पर हुई? 100 पर। 50 बटे में 100 इंटू 100, ये आपका 50% आ गया। ठीक है, तो ये सेकंडों का खेल है। आपको पेन कॉपी कहां उठानी है इसमें? चलिए आप स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज्योमेट्री आपने अभी तक नहीं पढ़ी, आप कहोगे ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए, एक वर्गाकार आकृति की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात क्या है? 2016 पटवारी मेंस परीक्षा का क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने तो ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है ना, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आपको 100% समझ में आएगा। क्यों? बस सिंपल सी समझ काम करती है मैथमेटिक्स में। टॉपिक कोई सा भी हो, परसेंटेज हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, या ट्रिगोनोमेट्री हो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कुछ भी हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, केवल आपकी बेसिक समझ काम आती है। चलिए आप देखिए, एक वर्गाकार आकृति, यानी एक स्क्वायर में कोई शेप है की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा? काफी बच्चे इसको पढ़ते ही तो बोलेंगे, ओहो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मैंने ज्योमेट्री अभी तक पढ़ी नहीं है। अरे तुम एक कदम तो धरो आगे, सब क्लियर हो जाएगा। देखना, एक वर्गाकार आकृति, ये वर्ग, हाँ, फिर वर्गाकार आकृति की परिधि, यानी इसका परिधि यानी कि परिमाप, परिमाप यानी कि चारों तरफ का उसका माप, यानी कि उसका बॉर्डर। परिधि का मतलब होता है उसका बॉर्डर, है ना। वर्गाकार आकृति की परिधि, एक वर्ग है, इसकी परिधि, उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त। अब इसके अंदर बनने वाला अधिकतम त्रिज्या का वृत्त, चलो इसके अंदर ये वृत्त बनाया, क्या ये अधिकतम त्रिज्या का वृत्त है? नहीं, इससे बड़ा भी बन सकता है। तो कहने का मतलब जितना पॉसिबल हो उतना बड़ा इसके अंदर वृत्त। तो आपको पता है कि इसके अंदर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त तो यही होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे आप? बिल्कुल, ठीक है, ये वृत्त। तो इस वर्ग का परिधि यानी परिमाप और इसके अंदर जो वृत्त है उसका परिमाप का अनुपात आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो हो गया आपका वर्ग और ये हो गया आपका वृत्त। अब मुझे एक चीज बताओ, इसकी त्रिज्या कितनी है? हमें कुछ नहीं पता। इस वर्ग की भुजा कितनी है? हमें कुछ नहीं पता। क्लियर? तो क्या करें, हम कुछ माने। मानो कि इस वर्ग की भुजा है a, आप x मान लो, आप p मान लो, आप q मान लो, जो आपको मर्जी पड़े वो मान लो। अपन ने मान लिया a। अब एक बात बताओ, a यहां से यहां तक की दूरी का नाप है, ये सुनो, a सेंटीमीटर मान लो, है ना। अब अंदर है ये वृत्त, इस वृत्त में ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भुजा है a सेंटीमीटर लंबी, तो ये भी a। तो प्यारे मित्रों, ये भी a हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। यानी कि जो अंदर वृत्त है उस वृत्त का व्यास जो है वो कितना हो गया? इस भुजा के बराबर हो गया। अपन त्रिज्या ले लेते हैं, पूरा व्यास करेंगे यानी डायमीटर करेंगे तो वो होगा आपका a, लेकिन आपको त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या हो जाएगी उस a का आधा यानी a/2। ये सुनो, a/2। अब अपन को ये बाहर का जो वर्ग है यानी जो स्क्वायर है उसकी भुजा पता चल गई और अंदर का जो वृत्त है
उस वृत्त की त्रिज्या पता चल गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनके परिमाप ला सकते हैं। चलिए अपन पहले की बात करते हैं, वर्ग की। वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, यानी 4 इंटू भुजा, यानी कि 4 इंटू ए। ये सुनो, 4 इंटू ए, ठीक है, अनुपात। अब बताओ मुझे वृत्त की परिधि क्या होती है। अपन को क्या पूछा है, वर्ग का परिधि और वृत्त का परिधि। अब बताओ मुझे वृत्त की परिधि क्या होती है, होती है 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। अब बताओ मुझे रेडियस कितनी है, अंदर वाले वृत्त की रेडियस है a बटे में 2। ये सुनो, अब बताओ ये क्या है, ये है वर्ग का परिमाप, और ये क्या है, ये है वृत्त का परिमाप, यानी वृत्त की परिधि। इनका अनुपात चाहिए। क्या करें, देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ कि नहीं, ये बटे में ऊपर है, a से a गया, क्लियर। यहां क्या बचा, 4, अनुपात उधर क्या बचा, पाई। तो आंसर आ गया आपका 4 अनुपात पाई। अब देखो ये ऑप्शन डी, ये आपका आंसर है 4 अनुपात पाई। देखो कितना आसान है, अरे है कि नहीं है। तो प्यारे मित्रों चीजें इतनी सरल है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से अब यहां पे है ना, देखो हालांकि कुछ लोग कर लेते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए। ये जो पाई है ना, पाई को वो लिख देंगे 22/7, और ये 4 है ही। फिर वो बोलेंगे कि 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 11 बार, 7 आया इधर, 7 दूनी 14 अनुपात 11। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि पाई का लगभग मान होता है 22/7, न कि पाई का पक्का मान 22/7 होता है। तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है, जबकि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 22/7 है वो तो अशांत आवृत्ति संख्या है, जबकि पाई एक अशांत अनावर्ती संख्या है। तो अशांत अनावर्ती संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, और अशांत आवर्ती संख्या होती है वो परिमेय होती है। तो ये तो रेशनल है, ये इरेशनल है, इस वजह से, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं करना है ना, ये आपको नहीं करना है, पाई को पाई ही रहने देना है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक है। अब प्यारे मित्रों अगर एग्जाम में मुझे ये क्वेश्चन करना हो, यानी कि समझने के बाद में आपको भी उतना ही टाइम लगना है, तो कितना लगना है, सीधा इसने बोला है सवाल को बहुत तसल्ली से पढ़ना। तसल्ली से पढ़ते ही आपके माइंड में आया कि एक वर्ग बना हुआ है, उस वर्ग के अंदर जितना बड़ा हो सके वृत्त बना हुआ है, तो आप सीधा वर्ग की भुजा को मान लो a, तो अंदर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या यानी आधा a हो जाएगा, a/2। सीधे अपन यहां पहुंचेंगे, देखो सीधे यहां पहुंचेंगे। अपन को परिधियां चाहिए उनकी, यानी परिमाप चाहिए। तो वर्ग को सीधा बोलेंगे 4 इंटू भुजा यानी a, और वृत्त को बोलेंगे 2 पाई आर, आर हो गया आपका a/2। ये देखो आपका 2 से 2 कट गया, a से कट गया, सीधा 4 अनुपात पाई। ये देखो क्लियर, 5 सेकंड का काम है प्यारे मित्रों। लेकिन कब, तब जब आपका फोकस लेवल बहुत अच्छा हो, क्वेश्चन को तसल्ली से अगर आपने पढ़ा है एकाग्रता के साथ में, तो खड़क से हो जाएगा। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्यारे मित्रों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ज्योमेट्री का ही है। मैं पटवारी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। तो मैं मिक्स क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं पहले अर्थमेटिक फिर ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ऐसे नहीं कर रहा हूं। मैं जो क्वेश्चन सीक्वेंस में आ रहा है वो मैं लेके आ रहा हूं, है ना। तो ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जस्ट इसके बाद में हो सकता है सीधा अर्थमेटिक का क्वेश्चन आ जाए, लाभ आने का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ब्याज का आ जाए, तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो अपन को भी अचानक से बदलाव का जो है अपना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाने पर वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर होता है। मतलब एक तार है, उस तार को आप स्क्वायर में अगर मोड़ते हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 121 सेंटीमीटर। यदि उस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। उसी तार को फिर वृत्त के रूप में मोड़ो ऐसे गोल गोल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होना है वो आपको पता करना है। अब एक चीज मुझे बताओ, तार को आपने वर्ग के रूप में मोड़ा, मतलब ऐसे ऐसे नहीं, मतलब सुंदर होगा, सीधा होगा। सुनो, ये मतलब ये आपने वर्ग के रूप में मोड़ दिया। तार यहां से शुरू हुआ, यहां चलते हुए ये वर्ग बना और यहां आके खत्म हो गया। ये है आपका तार, क्लियर। अब इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर।
अब इसी तार को तुम वृत्त के रूप में मोड़ो। वृत्त के रूप में मोड़ने का मतलब है ये, क्लियर? मतलब यहां से वो तार शुरू होता है, घूम करके वापस ये यहां आता है। एक चीज तुम मुझे बताओ, तार को वर्ग के रूप में मोड़ा था, फिर इसको ऐसे खोल के इसको वृत्त के रूप में मोड़ा, तो तार की लंबाई चेंज हुई क्या? बिल्कुल नहीं। तार मान लो यहां पे 50 सेंटीमीटर लंबा था, तो आज भी 50 सेंटीमीटर लंबा है, यही बात है। दूसरी बात, मतलब ये निकला कि इस वर्ग और इस वृत्त का परिमाप बराबर है, क्योंकि तार की लंबाई बराबर है, वही तार है, ये वाला दोनों सेम एक ही तार है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वर्ग का जो परिमाप है, पैरामीटर जो है, वो बराबर है इस वृत्त का परिमाप, यानी वृत्त की परिधि के बराबर है। अब हम इससे वहां पे ट्रांसफर होना है, इसका क्षेत्रफल देखना है। आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल देखने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। वृत्त की त्रिज्या कहां से आएगी? तो रास्ता देखो, वर्ग के परिमाप को ज्ञात करते हैं, पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करते हैं, वर्ग का परिमाप आएगा, वर्ग के परिमाप को इधर ले जाएंगे, वही इसका परिमाप है, और अपन त्रिज्या निकालेंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सुनो कैसे, एक बात बताओ, ये है वर्ग, मैं जो रास्ता बता रहा हूं वो आप समझते जाना। ये है वर्ग, यानी एक तार है, इसका क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल 121, तो क्षेत्रफल इसका होगा भुजा का स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बात है। दोनों साइड अपन वर्गमूल करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं? वर्गमूल, क्योंकि भुजा स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाने के लिए वर्गमूल करेंगे। भुजा स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया? भुजा, तो भुजा बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, इसका वर्गमूल क्या हो गया? 11 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहां पे भुजा स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा का मान हो गया 11 सेंटीमीटर। अपन इसका परिमाप ज्ञात करते हैं, परिमाप यानी कि तार की लंबाई, परिमाप कह दो या फिर तार कह दो, लंबाई तार की। बताओ मुझे, इसकी भुजा क्या आ रही है? 11, इसका मतलब ये 11 है, फिर 11 ये, फिर 11 ये, फिर 11 ये, यही मतलब हुआ ना। तो 4 × 11 है ना, यानी कि 44 सेंटीमीटर का इसका परिमाप है, और वही परिमाप इस वृत्त का है, क्योंकि तार की लंबाई तो सेम है, इसी तार को मोड़ के तो ये बनाया है। क्लियर? तो अपन कह सकते हैं कि इसकी परिधि, परिधि बताओ, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 × पाई, यानी 22/7 × r। r हमारे को नहीं पता, इस वृत्त की त्रिज्या हमें नहीं पता, तो 2 पाई r बराबर हो जाएगा 44। यस और नो? क्यों? क्योंकि इस वर्ग का जो वर्ग तार से बना हुआ, इस तार की लंबाई उस तार की लंबाई बराबर है, तो इसका परिमाप 44 है, उसका भी 44 हो गया। अब देखो अपन काटते हैं, 22 दूनी 44, 44 कट गया, तो रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, इसकी त्रिज्या आ गई ना 7, अब इसका क्षेत्रफल लाना बहुत आसान है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 × r स्क्वायर, यानी कि 7 × 7, क्योंकि इसकी त्रिज्या 7 आ गई, तो 7 से 7 कट गया, 22 × 7 हो गया 154, 22 × 7 हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? चलिए एक काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं समझाता हूं। ठीक है? अब प्यारे मित्रों, ये तो बहुत आसान सी बात है। आपको बोला कि एक तार को लेकर के एक वर्ग बनाया, तब क्षेत्रफल बना उसका 121, उसी तार को लेकर के एक वृत्त बनाते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनेगा? तो आपको एक चीज पता चली कि तार वही है, इसका मतलब उस वर्ग का जो परिमाप यानी कि जो पैरामीटर है वो बराबर होगा उस वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। तो इस वर्ग और इस वृत्त में रिलेशन क्या है, क्या संबंध है? संबंध यही है कि इनकी परिमितियां यानी परिमाप इनके बराबर है। एक काम करते हैं अपन, इसका क्षेत्रफल 121 है ना, तो इस क्षेत्रफल के माध्यम से अपन भुजा ले आते हैं। भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है जो 121 है, दोनों तरफ वर्गमूल किया, भुजा बराबर 11, इसकी भुजा 11 आ रही है, इसका मतलब ये भी 11 11 11 11, तो परिमाप हो गया आपका 44 सेंटीमीटर। अब 44 सेंटीमीटर परिमाप है, इसका मतलब इस तार की लंबाई भी 44 है, तो अपन सीधे यहाँ आगे अपन ने बोला वृत्त तुम्हारी परिधि 44 है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r बराबर 44, इससे कट गया ये, तो त्रिज्या आ गई आपकी 7। बोलो कितनी आ गई? 7। अब इसकी त्रिज्या 7 है, इसका क्षेत्रफल लाना है ना पाई r स्क्वायर, ये हो गया आपका 154। ठीक है? तो पहले में तो इस प्रकार की बातें बहुत आसान है, आप बिना पेन को उठाए भी इसको कर सकते हैं। आपको पता है कि एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल आ रहा है 121, सीधा वर्गमूल कर लो,
इसका मतलब 11 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, 1144 उसका परिमाप हो गया। इधर भी आओगे तो 44 उसका परिमाप होगा वृत्त का। तो सीधा 2πr के बराबर 44 रख दो, मतलब 4 सेकंड की बात है। त्रिज्या आपकी आ गई 7, 154। ठीक है, चलिए अब प्यारे मित्रों अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों अब ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, ये भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। देखो, एक आयत ABCD का परिमाप क्या है, मतलब कोई आयत है ABCD, उसका पैरामीटर यानी परिमाप क्या है यदि AD 3 और BD 5 हो। आपको सर AD BD ABCD नहीं क्या है, ठीक है, आपको मतलब कदम तो धरना ही होगा ना। एक आयत मतलब आपको आयत तो बनाना है ना, उसके बाद अपन देखें कि क्या है। एक आयत ABCD, अच्छा मतलब ABC और D, अपन ने ये कर दिया कि एक आयत हो गया आपका ABCD। क्लियर। यदि AD बराबर 3, अच्छा AD आपकी कितनी है 3, देखो AD आपकी 3, A से D तक ये आपका 3 हो गया, और BD जो है वो है आपका 5, B और D, ये BD, B और D ये है आपका 5। तो इसका परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा। एक बात बताओ, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब उसकी बॉर्डर कितनी लंबी है, तो बॉर्डर का मतलब यहां पे चारों भुजाओं का योग हो गया, 1 2 3 और चारों भुजाओं को जोड़ना है, तो ये आ गई इसकी बॉर्डर, है ना परिमाप। तो कहने का मतलब है ये भुजा कितनी है 3, तो ये भी होगी 3, ये तो कंफर्म हो गया। अब इस भुजा को लाना है, क्यों, क्योंकि ये जितनी होगी उतनी की उतनी ये होगी, तभी चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप आएगा। ये कैसे आ सकती है, तो अब यहां पे आप एक चीज देखो, यहां पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या, AB और D, समकोण त्रिभुज ABD है। इस समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल जो ट्राइंगल है, इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय, जो कि असल में बोधायन प्रमेय है, भारत के जो ऋषि हुए, ऋषि बोधायन, उन्होंने ये थ्योरम दिया था समकोण त्रिभुज का। फिर बाद में उसको कॉपी किया पाइथागोरस ने, तो फिर पाइथागोरस के नाम से फेमस हो गया, क्योंकि अपन अंग्रेजों के बहुत गुलाम रहे ना, इस वजह से। बाकी ये बात ऋषि बोधायन ऑलरेडी बोल चुके थे। ठीक है, सुनिए, तो अपन को क्या लाना है, अपन को लाना है AB। तो AB बराबर ये क्या है आधार, ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण। तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि आपको ये लंब लाना है, तो अंडर रूट आधार का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस नहीं कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये आपका 16, 16 का वर्गमूल 4। तो प्यारे मित्रों ये भुजा आपकी 4 आ गई, ये भुजा आपकी 4 है। अब देखिए आपको लाना है परिमाप, क्या लाना है, परिमाप, इस आयत का परिमाप बताओ कितना हुआ, 3 प्लस ये भी 3 प्लस ये भुजा आ गई 4 और ये भी 4, अरे ये 4 आई ना, ये 4 और ये 4 प्लस 3 और ये 3, ये हो गया 3 3 6 6 4 10 और 14, 14 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन आपका डी सही है, 14। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों ये बिल्कुल अपने टाइम वेस्ट किया है इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ी बहुत तो अपनी समझ होती है कि समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट, जहां पे कर्ण 5 आ जावे, आधार 3 हो, तो दूसरी भुजा 4 ही होनी है, ये तो फाइनल है, हर कोई जानता है। जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको ट्रिपलेट बनाना सिखाऊंगा कि समकोण त्रिभुज की अगर आपको 2 भुजाएं पता है तो नहीं, केवल एक भुजा पता है तो अन्य 2 भुजाएं आसानी से ला सकते हैं। केवल एक भुजा पता है ना, तो समकोण त्रिभुज की जो बची हुई 2 भुजाएं आप आसानी से ला सकते हैं। कैसे लाते हैं वो अपन ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब डिटेल से उसकी चर्चा करेंगे। अब प्यारे मित्रों अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सीधी सी बात है कि भाई इसका ये समकोण त्रिभुज इधर वाला लेते हैं ए बी और डी को, इसका कर्ण बन रहा है 5, इसका आधार बन रहा है 3, तो इसका लंब हो जाएगा 4। सीधी सी बात है, ये 4 और 4 8 9 10 11 12 13 14, 14 मतलब सेकंड कितने लगे, शायद पूरे 3 भी नहीं लगे। यस, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो प्यारे मित्रों, यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा में पूछा गया औसत का ये क्वेश्चन है। औसत टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, एवरेज आप इसमें देखोगे तो आपके लिए बहुत चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। अपन ने तो बहुत अच्छे स्तर पे औसत को पढ़ा है। ठीक है, क्या लिखा है? 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जावे, औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ दिया जावे तो बताओ वापस जो 6 संख्याएं हुई हैं उनका औसत क्या होगा? मतलब बहुत सिंपल सी बात है। देखो इधर मैं आपके नोट्स बनाने के लिए मैं सारा लिख रहा हूं, बाकी केवल और केवल कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, गुणा भाग करने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं करना है। संख्याएं बोलो कितनी थी? 6। बोलो औसत कितना था? 20। इसका मतलब योग कितना था भाई? 20 × 6, 120 योग था। ये सुनो, अब 39 घटाया तो आप यहां पे लिख दो भाई 6 संख्याएं थी, औसत 20 था तो योग बनता था 120। घटाया, इसने बोला ना कि 39 घटाया, इसका मतलब शेष कितना है? इसमें से घटा लो। प्यारे साथियों, 1 मिनट रुको, इसने एक बात बोली ना। हाँ, घटाया नहीं, क्या बोला है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। अच्छा, ये बात है ना। हाँ सुनो, संख्याएं 6, औसत है 20 तो योग हो गया 120। एक संख्या हटा दी जाए तो प्यारे मित्रों शेष संख्या कितनी हो गई? शेष संख्या होगी 5 का औसत आपको पता है 15 है तो योग कितना हो गया? एक संख्या हटा दी, संख्याएं रह गई 5, अब औसत रह गया 15, इसका मतलब 75 उनका योग है। ये सुनो, ठीक है। अब क्या किया है कि एक नई संख्या वापस जोड़ दी 39, तो आप लिखोगे नई संख्या वो है 39। ठीक है, ये कितना हो गया? 4, 1 और 1, 114 6 संख्याओं का योग है। बोलो कितना? 6 संख्याओं का योग कितना? 114। तो नया औसत आपको ज्ञात करना है। अब संख्याएं हैं 6, वापस 6 हो गई ना, ठीक है, और योग है उनका 114, तो भाग दे दो 6 × 6। क्लियर? ठीक है, 9 × 54, ये रह गया आपका 19। यस और नो? ठीक है। तो प्यारे मित्रों, अब एक बात बताओ, अपन को इसकी क्या आवश्यकता थी? इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको समझाता हूं इसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो प्यारे मित्रों, इस 120 की आवश्यकता ही नहीं, क्यों लिखना अपन को? देखो मैं आपको समझाता हूं। प्यारे मित्रों देखो, सीधी सी बात है, संख्याएं हैं 6, औसत है 20। हाँ, जो एक संख्या गई तो शेष का औसत है 15। अच्छा ठीक है, पीछे रही 5 संख्या, उनका औसत है 15, यानी कि 75 बचा है अभी। भाई 6 संख्याएं थी, एक गई तो औसत बचा 15, इसने बोला है, तो 15 × 5 75 उनका योग हो गया। आपने जोड़ा है उसके अंदर, क्या जोड़ा है? 39, तो 114 हो गया। 114 हो गया तो संख्याएं वापस 6 हो गई। भाई 5 बची थी, एक संख्या आपने जोड़ी ना 39, तो संख्याएं वापस कितनी होगी? संख्याएं होगी वापस 6, तो आप बोलोगे योग 114 नया औसत। 114 में 6 संख्याओं का भाग दे दो, 19। क्लियर सी बात है। तो कौन सा आंसर है आपका? यह है आपका आंसर डी। क्लियर? ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब बिना पेन कॉपी उठाए आप अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 संख्या औसत 20 है, छोड़ो, एक गई, औसत बचा है 15, 15 5 75, 39 जोड़ा गया, प्लस 39 तो 114, अब संख्या वापस 6 होगी, 114 में 6 का भाग दिया 19, ये आंसर आया। इतना आसान है प्यारे मित्रों, बस आपकी समझ विकसित हो जानी चाहिए, उसके पश्चात सब कुछ बहुत ही आसान है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, अपन मतलब पिछले जितने भी पेपर आए हैं उनको 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से अपन जो है इसको सबको सॉल्व करेंगे। सारे जो क्वेश्चंस आए हैं मैथ के और रीजनिंग के भी जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो
मतलब लगभग तो आपका एक प्रकार से रिवीजन तो हो ही जाएगा हर टॉपिक का, ठीक है। और जनरल आपकी अप्रोच बन जाएगी कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो बहुत आसान है। इसी प्रकार से आप वीडियोस देखते रहिए, शेयर भी कीजिए और नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है भाई। देखो, इससे पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था, उस समय सबको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आसान लग रहे थे टॉपिक। बोले सर बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ लोग कहते थे कि सर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो प्यारे मित्रों, मैं क्वेश्चन एग्जाम के ही सॉल्व करवा रहा हूँ। अब ये भी उसी टाइप से सॉल्व हो रहे हैं। मैं जिस टाइप से मैंने पूरे टॉपिक को पढ़ाया है उसी टाइप से ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब जिस तरीके से आप पढ़े हो, मतलब जिस तरीके से हमने पढ़ाया है वो बहुत बेटर वे है और उसके माध्यम से सब कुछ कवर होता है, ठीक है प्यारे मित्रों। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।